टुडे इज़ 16 मार्च और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का जो फुल टेस्ट 6 था उसको रिव्यू करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने सभी ने फुल टेस्ट 6 अपना दे दिया होगा। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बता सकूँ, प्लस एक आइडिया आपको दे सकूँ कि कुछ क्वेश्चन जो कि आपको करने ही चाहिए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप के थे, और कुछ क्वेश्चन जो आप छोड़ भी देते तब भी कोई दिक्कत ना होती। तो उससे पहले मैं आपको आपका टास्क 15 दे देता हूँ जो आपको करना है आज सुबह से लेकर शाम तक अपना एक लाइफ पर्पस मान के। तो आपको इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 5 करना है, जीएस के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 10 करना है, रीजनिंग के अंदर 15, सब्जेक्ट टेस्ट 15, एप्टीट्यूड के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 20, और टेक्निकल के अंदर आपको सब्जेक्ट टेस्ट 2, 5, 7, 10, 12 एंड 15 ये सब आपको टेस्ट देने हैं। और इन सब में डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि अगर जो इसमें आपके मार्क्स कम आते हैं, आपको क्या करना है कि आपको सीखना है इन टेस्ट को देकर। कि जैसे मान लो आपने सब्जेक्ट टेस्ट 7 दिया और उसमें आपको क्वेश्चन नहीं आते थे, तो आपका जो पर्पज़ है इस टेस्ट देने का वो ये है कि पहले तो अपने आप को जानना कि मुझे कितना आता है, और दूसरा जो मुझे नहीं आता है वो मुझे सीखना है। तो आपको अभी आपका काम ये है। तो सीधा जंप करते हैं फुल टेस्ट 6 के ऊपर। जैसे कि मेरा टैब ख़राब हो चुका है अभी, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन सामने से पढ़ के, लैपटॉप स्क्रीन से पढ़ के आपको सीधा सॉल्यूशन बता सकूं। जिन लोगों ने भी फुल टेस्ट 6 दिया होगा टेक्स्ट बुक से डीडीए जेई का, तो उनको समझ में आएंगे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि रिजिड फुटिंग है और क्ले है, तो उस केस में आपको बताना है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर एज पे और सेंटर पे क्या होगा। तो ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए था इसका। आपको इसके अंदर ट्रिक याद रखनी है, ये अगर क्ले है और फ्लेक्सिबल फुटिंग है तो ये होगा। अभी आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ चेंज करोगे तो दूसरी चीज़ चेंज हो जाएगी। जैसे क्ले है, फ्लेक्सिबल की जगह को जो आपने रिजिड कर दिया तो इस तरह से ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आपने एक और चीज़ चेंज कर दी तो सैंड और रिजिड बना दिया तो ये ऐसे बन जाएगा। पहली चीज़ तो आप ये याद रखोगे। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास फ्लेक्सिबल फुटिंग है तो फ्लेक्सिबल फुटिंग के अंदर सेटलमेंट जो होता है लोड के हिसाब से चेंज हो जाता है। दूसरा, फ्लेक्सिबल फुटिंग के अंदर स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर जगह पे सेम होता है। मतलब रिजिड फुटिंग के अंदर जो सेटलमेंट होगी वो सीधा ऐसे होगी, हर जगह पे बराबर होगी, लेकिन जो स्ट्रेस होगा अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो उसको कैसे पता करेंगे, उसको करेंगे इस तरह से पता। क्ले है और फ्लेक्सिबल फुटिंग है, तो ये था। हमें क्वेश्चन दे रखा क्ले और रिजिड, तो क्ले रिजिड है तो ऐसे हो जाएगी। हमें पता है रिजिड के अंदर सेटलमेंट तो सेम होती है, प्रेशर डिफरेंट होता है। तो प्रेशर क्या है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो एंड पे मैक्सिमम है, सेंटर पे मिनिमम है, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर से आईएस कोड की डायरेक्ट प्रोविज़न है। बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। 0, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100 और 100 से 150। इस जगह पे आपके पास कंसिस्टेंसी होती है वो प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होती है, और यहाँ पे 50 से 100 स्लम्प वैल्यू पे आपके पास हैविली रिइंफोर्स्ड बीम हम यूज़ करते हैं। उससे ऊपर वाले में लाइटली होता है। 0 से 25 में आपके पास रोड्स आ जाती हैं, और 0 से 150 में आपके पास आ जाती है ट्रिमी पाइप में, या फिर जो फ्लूडिटी आपके पास स्लम्प होती है, जब फ्लूडिटी स्लम्प का होता है आपके पास कंक्रीट, तब हम ये यूज़ करते हैं स्लम्प वैल्यू। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर होगा 50 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी है और पानी का ग्लास के साथ कांटेक्ट है, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा। पहले समझो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। जैसे मान लो ये आपके पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई लिक्विड इस तरह से उसने शेप ली हुई है, तो इस लिक्विड की टेंजेंट से, सरफेस से टेंजेंट मारेंगे ये, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल लेंगे, ये होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, अगर हम मान लो ये मरकरी होता, ठीक है, मरकरी होता है, तो मरकरी कुछ इस तरह से शेप लेता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम टेंजेंट मारेंगे ये और ये, तो मतलब मरकरी के केस में ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, पानी के केस में ये एक्यूट एंगल होता है। दूसरा, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो ये सरफेस को गीला नहीं करेगा, और अगर जो इस टाइप का आ गया तो सरफेस को गीला करेगा। पानी क्या होता है, पानी इस तरह से फैल जाता है, तो उसका एंगल जो होगा यहाँ पे सरफेस के साथ वो 0 डिग्री होता है। ये आपको याद भी रखना है, और मैंने थोड़ा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बता दिया। तो ये भी क्वेश्चन करने वाला था, ये आपको होना चाहिए था आपका टेस्ट में क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कि कौन सा क्वेश्चन आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम, मतलब अगर आपके पास जो लैम्डा होता है, स्लेंडरनेस रेशो 12 से कम होता है, तो आपके पास पी जो होता है
उसके ऊपर लोड लग सकता है। लेकिन अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है 12 से, तो शॉर्ट कॉलम ना रह के वो मीडियम या लॉन्ग कॉलम में चला जाता है। उसकी वजह से जो पी की वैल्यू होती है वो कम होने लगती है। तो इस पी की वैल्यू को कम करने के लिए, क्योंकि लैम्डा बढ़ रहा है, तो इस पी की वैल्यू कम करने के लिए हम एक रिडक्शन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि एक फ्रैक्शन होता है। वो क्या होता है? वो होता है 1.25 माइनस L/48 डी। ठीक है, अब देखो L/d क्या होता है? लैम्डा। देखो अगर जी 12 होता, L/d 12 होता, तो 12/48, तो ये 0.25, तो वैल्यू आ जाती, सी की वैल्यू आ जाती 1। मतलब आपके पास जो पी होता है, पी को 1 से मल्टीप्लाई करते पी, मतलब अगर आपके पास लैम्डा 12 है, तो उस केस में जो आपके पास स्ट्रेंथ है वो पी ही आएगी। लेकिन अगर ये L/d की वैल्यू आपके पास 12 से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपके पास क्या होगा? इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास वो क्या होता जाएगा? इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। कम होती सॉरी, इसकी वैल्यू आपके पास L/d की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो उस पूरे की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब P से CR को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। मतलब लैम्डा जितना बढ़ेगा, मतलब L जितनी बढ़ेगी, आपके पास P की वैल्यू, मतलब इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 1.25 माइनस L कितना है यहाँ पे? 4500। यहाँ पे L जो होता है इफेक्टिव होता है 48 इंटू डी कितना है? डी हम यहाँ पे लेंगे 200 या 250। देखो हमें क्या करना है? कम से कम स्ट्रेंथ लेके आनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 200 से डिवाइड करेंगे इसको, ताकि हम ज़्यादा छोटा नंबर हम लेके आएँ। तो यहाँ पे जो जो भी आंसर होगा आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट यही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंपल बेंडिंग के अंदर एजम्पशन क्या होती है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको एजम्पशन पता होनी चाहिए। ठीक है, PYQ ना भी हो, लेकिन आपने बेंडिंग पढ़ा होगा, तो M/I = σ/E/R। इसकी जितनी भी एजम्पशन है, आपको फॉर्मूला जब ड्राइव किया होगा तो आपको एजम्पशन याद करनी है। जैसे ए दे रखा है कि लोड जो होगा बीम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये आपका बीम है, ठीक है, बीम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सी बात है, ट्रांसफर लोड लग रहा है बीम के अंदर। दूसरा क्या है? बीम बेंड टू अ सर्कुलर आर्क। जब भी हमारे पास प्योर बेंडिंग होगी, तो ये सर्कुलर आर्क में बेंड करेगा। ठीक है, ये इस तरह सर्कुलर आर्क। तीसरा क्या है? इनिशियल स्टेट। ये तो पूरी एजम्पशन होती है कि क्रॉस सेक्शन स्ट्रेट था, स्टार्टिंग में प्लेन था, तो बाद में भी प्लेन होना चाहिए। इसका आधा पार्ट दिया है इसने, तो ABC तीनों होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक कॉपर बार है, उसको रख दिया गया है ऐसे ही। अब इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेस कितनी जनरेट होगी? कंप्रेसिव होगी, टेंशन होगी, क्या? देखो जब हम स्ट्रेस कब जनरेट होती है? स्ट्रेस जब जनरेट होती है कि जैसे मान लो यहाँ पे इसको फिक्स किया होता, अब ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ने की कोशिश करेगा। अब इसको हम सामने से आके रोक देते, तो रोक देते, इसको रोक रहे हैं, तो हम स्ट्रेस जनरेट करेंगे यहाँ पे, तो भी स्ट्रेस जनरेट होगी। लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसको आगे रोका नहीं है, ये बढ़ने दिया गया इसको, तो जब बढ़ने दिया गया तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी। हाँ, अगर जो आपसे पूछ लेता कि ये फिक्स बीम है, कॉपर है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अब ये बढ़ना चाह रहा है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब ये इतना बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया जिसने इसको इधर की साइड धकेला, मतलब कॉपर आ गया कंप्रेशन में। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो, लेकिन इसका आंसर होगा क्या? नो स्ट्रेस, क्योंकि इसको बढ़ने दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिक है कि आपके पास जब मेंबर्स को जोड़ने के लिए हम कोई प्लेट यूज़ करते हैं स्टील में, तो इस प्लेट को क्या कहते हैं? इसका नाम सिंपल होता है गसेट प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा फैक्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास मोर्टार की जो क्लासिफिकेशन होती है वो L, M और H में होती है। H मतलब हाई, M मतलब मीडियम, L मतलब लाइट। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि आपके पास इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में लगाएंगे तो पहले L वाले आएंगे, फिर M वाले आएंगे, फिर H वाले आएंगे। तो ये तो कॉमन सेंस है। इस कॉमन सेंस के हिसाब से आप इसके अंदर दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन इसमें याद रखना है आपको क्या, कि L2 की स्ट्रेंथ कम होती है, फिर L1 की आती है, फिर M2 M1 की, H2 H1 की। तो इसका कुछ ऑर्डर इस तरह से रहेगा। ये भी PYQ क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर जो वाटर कंटेंट 100% है एक सेचुरेटेड सॉइल का, तो उसके अंदर ई के बारे में कमेंट करो। तो आपके पास एस भी आ गया, ई भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, तो आपके पास एक फॉर्मूला याद होगा आपको, SE = WG। अगर डब्ल्यू आपके पास 100 हो गया मतलब 1, जी आपके पास ऐसे ही है, ई के बारे में आपको बताना है, सेचुरेशन है 100% सेचुरेशन है तो 1, तो ई बराबर जी हो जाएगा, सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टीमेट लोड मेथड है और इलास्टिक लोड मेथड है। इन दोनों को आपको, इलास्टिक थ्योरी मेथड है, इन दोनों के केस में आपको एक स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है। देखो इलास्टिक लोड मेथड के अंदर जो हम स्ट्रेंथ मानते हैं वो सिर्फ इतने एरिया में मानते हैं, मतलब हम मानते हैं कि जो हमारे पास बीम है वो सिर्फ इतनी स्ट्रेस तक ही आया है वो। जबकि अल्टीमेट लोड मेथड के अंदर हम उसको आगे तक भी ले जाते हैं, मतलब हम ये मानते हैं कि जैसे मान लो कि इलास्टिक के अंदर हमने माना कि इसके अंदर सिर्फ P = 10 किलोन्यूटन तक ही हम इसको ले जा सकते हैं, जबकि अल्टीमेट लोड मेथड के अंदर हम क्या कहते हैं कि ये 10 की जगह 15 तक जा रहा है। तो मतलब एक बीम
सेम डायमेंशन का बीम एक बारी में 10 किलोमीटर ले रहा है और दूसरी थ्योरी के हिसाब से 15 किलोमीटर ले रहा है। इसको दूसरी तरह सोचो कि अगर जो इसको 10 किलोमीटर लेना है तो वो इतना लेगा, इतना बीम 10 किलोमीटर ले पाएगा। और अगर जो हम अल्टीमेट लोड मेथड कर रहे हैं तो एक छोटा बीम ही 10 किलोमीटर ले लेगा। इसको इस तरह से भी सोच सकते हो। तो मतलब 10 किलोमीटर के लिए इलास्टिक थ्योरी से बनाएंगे तो हम इतना बीम बनाना पड़ेगा, और अगर अल्टीमेट लोड थ्योरी से बनाएंगे तो हमें छोटा बीम बनाना पड़ेगा। तो मतलब छोटा बीम मतलब कम, आपके पास इकोनॉमिकल वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्टीमेट लोड मेथड से हम जो बीम डिज़ाइन करेंगे वो इकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक आपके पास PYQ ही है कि हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड के बारे में आपसे पूछा है। ये आपको याद होना चाहिए कि ये रैपिड मेथड होता है और लेस इसके अंदर लेबर यूज़ होती है। हम सीधा हाइट ऑफ कॉलिमेशन निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो भी वैल्यू होती है उसको माइनस करते जाते हैं और हमारे पास RL निकलता रहता है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 12 आप देखोगे तो डर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा इसके अंदर। अगर आपको एक फैक्ट याद है, लगभग सबको याद होगा। 4 पॉइंट दे रखे हैं ABCD। आपके पास दे रखा है क्लोराइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और चौथा है आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड। आपको इनके कलर बताने हैं क्या क्या होते हैं। आपको एटलीस्ट इसका याद होगा कि आयरन ऑक्साइड जो रस्टिंग होती है उसका रेड होता है कलर। अगर आप सिर्फ इसके थ्रू देखोगे तो C का B, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। तो मतलब आपके पास 4 ऑप्शन में से आप तीनों नेग्लेक्ट कर सकते हो, सिर्फ एक ऑप्शन से आप मतलब डायरेक्टली आयरन ऑक्साइड से ही आंसर लगा सकते हो। तो चीज़ों में डरना नहीं है। क्वेश्चन को देख के आपको पहले एक बार उसका अटैम्प्ट लेना है, क्या पता बहुत ईजी क्वेश्चन भी हो, बहुत बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत ईजी भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन कि फैट लाइम का पूछा है आपने। फैट लाइम नहीं पूछा, उसने बोला कि 5% इम्प्योरिटी है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, तो कौन सा लाइम होगा। तो ये फैट लाइम होता है। 95% ऑफ प्योर लाइम होता है अगर जो हमारे पास, तो वो फैट लाइम कहते हैं उसको। नेक्स्ट फिर से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन कि कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट अटैक और ये कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। अगर देखो कंबशन अगर जो पूरा हो जाता है तो CO2 बनती है, अगर जो इनकम्प्लीट हुआ मतलब ऑक्सीजन कम आई उसके अंदर तो कार्बन मोनोक्साइड बनता है। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M30। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या होता है 0.7 रूट FCK क्या होता है 30, तो 0.7 रूट 30। तो सीधा आंसर इसका दे देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ESC का PYQ पूछा गया है, अगर आपने कभी किया होगा इसका। तो क्वेश्चन है पहला, 2 स्टेटमेंट दी हुई है, पहली और दूसरी। पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि जो रिच मिक्सिस होते हैं वो ब्लीडिंग उनके अंदर कम होती है इन कंपैरिजन टू लीन। रिच मिक्सिंग्स मतलब उसके अंदर सीमेंट है तो अच्छे से बाइंड करके रखेगा सब चीज़ों को, पानी को, क्योंकि सरफेस एरिया सीमेंट का ज़्यादा होता है तो वो एंगेज करता है पानी को, तो पानी को निकलने नहीं देता। ब्लीडिंग क्या होता है, पानी निकल के बाहर सरफेस पे आ गया, इसको कहता है ब्लीडिंग। सीमेंट ज़्यादा होगा तो पानी को बाइंड करके रखेगा, तो ब्लीडिंग होगी कम। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट, जो मैंने पहले स्टेटमेंट में बताया कि जो उसकी फाइननेस बढ़ा दी तो सरफेस एरिया भी उसका बढ़ जाएगा, तो पानी को ज़्यादा एंगेज करके रखेगा अपनी सरफेस के साथ, तो ब्लीडिंग होगी कम इसके अंदर। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपसे छूट सकता है, वैसे ये नहीं छूटेगा वैसे तो, क्योंकि ये PYQ ही है, लेकिन थोड़ा एक टफ क्वेश्चन में आ जाएगा क्योंकि वाटर टैंक इतना फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता है सभी एग्जाम में। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ सीमेंट कंटेंट फॉर RCC वाटर टैंक। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, मिनिमम होता है 320 और मैक्सिमम 400। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि बल्क मॉडुलस आपको दिया हुआ है, पॉइजन रेशो आपको दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है आपको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको निकालना है। तो आपको तीन फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। E इजकल टू 2G1 + म्यू। दूसरा है E इजकल टू 3K 1 - 2 म्यू। और तीसरा फॉर्मूला आप याद रखो, E इजकल टू 9kg/3K + G। ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 फॉर्मूले याद रख लोगे चीज़ें हो जाएंगी। आपको देखो K दे रखा है, K यहाँ पे है, आपके G दे रखा है, G आपको निकालना है और म्यू आपको, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2G1 + म्यू बराबर 3K 1 - 2 म्यू। ठीक है, आपके पास K दे रखा है, म्यू दे रखा है, आपको G निकालना है, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मान लो आपके पास प्लेट है, उसके ऊपर 2 बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको मिनिमम पता होना चाहिए 2.5D होता है, मैक्सिमम क्या होता है 12T और 16T। 12T कब होता है कंप्रेशन के केस में, 16T क्या होता है टेंशन के केस में। ऐसे समझो कि बोल्ट के बीच की जो डिस्टेंस है इसके बीच में प्लेट बकल हो सकती है, अगर ये ज़्यादा दूरी पे हमने लगा दिया और स्ट्रेस लगाया यहाँ पे कंप्रेसिव, तो ये बकल हो सकती है बीच में। टेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मतलब कंप्रेशन में कम डिस्टेंस रखेंगे 12T, और टेंशन के अंदर हम ज़्यादा भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 16T। क्वेश्चन में पूछा है टेंशन, तो 16 × T करेंगे, 16 × 12 तो 192 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लेट लोड टेस्ट के ऊपर है। तो मतलब प्लेट लोड टेस्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है फिर से। द बॉटम ऑफ द पिट शुड बी कॉन्साइड विद द लेवल फाउंडेशन। हम पिट का बॉटम इतना ही रखते हैं जहाँ पे हम मतलब जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो उतनी ही डेप्थ पे रखते हैं जितनी पे हमें फाउंडेशन रखनी है। पहली बात सही है। दूसरी बात, द साइज ऑफ द प्लेट शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ फुटिंग। ये बिल्कुल गलत है कि जो हम प्लेट है, हम टेस्ट करने के लिए हमने जो प्लेट ली वो बी फाउंडेशन लेते हैं, बी प्लेट लेते हैं, और एक्चुअल में जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं वो बड़ी भी हो सकती है, बी फाउंडेशन। तो दूसरी बात बिल्कुल गलत हो गई। प्लेट और फाउंडेशन जरूरी नहीं है सेम हो, अलग भी हो सकती है। तो इसमें इनकरेक्ट ही पूछा था, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि रिएक्शन टरबाइन कौन सा है। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने पूरी विड्थ कवर की हुई है सिलेबस की अपनी, एटलीस्ट आपने हैंडबुक पूरी देखी हुई है, अच्छे से करी हुई है, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा बड़े आराम से। पूछा है रिएक्शन टरबाइन कौन सा है, तो रिएक्शन टरबाइन कौन सा, फ्रांसिस टरबाइन होता है, पेल्टन नहीं होता है, ये इंपल्स टरबाइन होता है। बाकी फ्रांसिस पॉपुलर जो होता है, प्रोपलर, दोनों के दोनों रिएक्शन टरबाइन होते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो आपके पास पेल्टन टरबाइन होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इस्तेमाल से ही टरबाइन को घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत बेसिक, कि सीमेंट के एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं। ये तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है। लाइमस्टोन और क्ले हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर सैंड यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। तो एल्यूमिना भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो बाद में यूज़ होता है। तो C3S, C2S, C3A, C4AF, ठीक है। तो हम यहाँ पे, तो इन सबसे बोगस कंपाउंड बनता है। सी क्या है, लाइम, एस क्या है, सिलिका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेसिक है, पेंट की मतलब डेफिनेशन का है, तो वार्निश की डेफिनेशन पूछी हुई है इसके अंदर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आराम से हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर स्केल के हार्डनेस, ये बहुत बार पूछा गया है, इतना बेसिक नहीं है लेकिन ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे डायमंड है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। सबसे 1 नंबर पे जो मोर्स स्केल के अंदर पहले नंबर पे आपके पास स्टेल्क आ जाता है, और आपके पास 7वें नंबर पे क्वार्ट्स, क्योंकि 7 बार बार पूछा जाता है, तो इस 7 नंबर का आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हार्डनेस क्या होता है कि हमने कोई सरफेस लिया, उसको हमने उसको स्क्रैच करके देखा, अगर जो स्क्रैच हो गया तो मतलब जिससे हमने स्क्रैच किया वो ज़्यादा हार्ड है इस सरफेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर इन तीनों में से कौन सा डिपेंड है। जैसे कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेस हम बढ़ाएंगे तो कंप्रेस होगा, कंप्रेसिबिलिटी होगी, कम होगी। अब सिंपल सी बात है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, AB, डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा। देखो डेल्टा सिग्मा के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ को तो हमें पता है, इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन टेन फाई, सिग्मा शेयर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है परमिबिलिटी, अगर जो हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो वॉइड्स कम होंगे, तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मतलब शेयर आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर परमेबिलिटी भी डिपेंड कर रही है। आगे चलते हैं। तो वीडियो को 20 मिनट की रखेंगे, फिर भी जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने में करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ सॉइल मे बी इंक्रीज्ड बाई। देखो डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी क्या है कि हमारे पास सॉइल भरी हुई है, हमने अगर जो उसको कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट मतलब एयर वॉइड्स हटा दिए, निकाल दिए उसके अंदर से, तो भी वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कम, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या, कि हमने जब इसको दबाया तो इसके अंदर से पानी था वो निकल गया, पानी निकल गया तो अब और जब दब जाएगा ये, तो मतलब वॉल्यूम और कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो मतलब डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब दोनों की वजह से हमारे पास डेंसिटी बढ़ती है, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन दोनों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेप्टिक टैंक के बारे में पूछा हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सेप्टिक टैंक के अंदर सेटलमेंट भी होता है प्लस डाइजेशन भी होता है, लेकिन ये एनारोबिक होता है, तो इसलिए एरोबिक नहीं आएगा इसके अंदर, तो A और B आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन BOD निकालने के लिए, देखो BOD निकालने का तरीका DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है, अपॉन डाइल्यूशन फैक्टर। तो देखो DO इनिशियल क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कितना, 5 मिलीग्राम पर लीटर, और उसके बाद में कितना हो गया, 4 मिलीग्राम पर लीटर। हमारे पास पानी था, पानी के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर था, ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे तो पानी के अंदर की ऑक्सीजन लेंगे, तो पहले पानी के अंदर 5 मिलीग्राम पर लीटर थी, लेकिन 5 दिन के बाद देखा क्या, पानी के अंदर से ऑक्सीजन निकाल ली गई, तो निकाल के इसको 4 छोड़ दिया, तो कितनी निकाल ली गई, 1, ठीक है। 5 - 4 1 मिलीग्राम पर लीटर निकाल ली। डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, 1%, तो 1% के लिए क्या करेंगे, 1 × 100, तो इसका आंसर होगा 100 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था वो 100 मिलीग्राम पर लीटर था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो हमारे पास जो स्टेशन है फोर साइड और बैक साइड इक्वल डिस्टेंस पे हमने कर दी, तो इसकी वजह से जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और आपके पास कर्वेचर और रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा, 0। देखो यहाँ से हमने इतना ये डेविएट हुआ, और यहाँ से हमने जब देखा तो इतना डेविएट हुआ, तो दोनों बराबर डेविएट हुए, तो मतलब अगर हम देखें इसका और इसका लेवल हम डायरेक्टली बता सकते हैं इससे इसको माइनस करके। लेकिन कहीं पे यहाँ पे ये ऐसे हुआ होता, मान लो हमारे पास बैक साइड इतनी सी दूर पे होती, तो मतलब ये तो स्ट्रेट ही हो जाता, और दूसरा क्या है, ये इतना हो जाता,
तो अब जो इस पॉइंट और इस पॉइंट का लेवल जो है वो हमें इससे मिलता, जो कि सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेविएट हो गया, यहाँ पे कम। और यहाँ पे क्या है, अभी हमने क्या करा, इन दोनों को माइनस किया तो क्या हुआ, दोनों नीचे बराबर आए हैं। तो हम डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस जो है सही बता पा रहे हैं इन दोनों के लेवल का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन कि पॉन्डिंग, फ्लाई एंड ऑर्डर न्यूसेंस ये किस केस में आपके पास आता है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर पानी रिश्ता हुआ अंदर जाता है, ठीक है, ऊपर इकट्ठा हो जाता है पानी, तो पॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो फ्लाई न्यूसेंस भी करती है क्रिएट। तो ये आपका किसका केस है, ट्रिकलिंग फिल्टर का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बस अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके पास सॉलिड शाफ्ट है आपके पास, जिसकी डायमीटर जो है 40 मिलीमीटर है। आपके पास टॉर्क जो इसके ऊपर लगाई है वो कितनी है, 3200 न्यूटन मीटर। तो आपके पास स्ट्रेस बतानी है, तो आप सिंपल लगाएंगे T/J=2/R। ठीक है, तो टी क्या है आपके पास 3200, जे कितना है आपके पास π/32। देखो अगर हमारे पास सर्कल को इस तरह से ऐसे घुमा रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे π/32 d⁴। अगर हमारे पास सर्कल ऐसे होता, हम इस तरह से इसको मोमेंट दे रहे होते, तो हमारे पास आता π/64 d⁴। ये दोनों चीज़ें याद रखना। तो π/32 d⁴ बराबर टाउ हमें निकालना है, आर क्या है d/2। तो d से d क्या, तो t⁴16। तो ये हमारे पास हो गया τ=16t/π/d³। ठीक है, तो 16t कितना है 32। देखो चारों ऑप्शन के अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं है, तो जीरो को भूल जाओ, अपॉन पाई इंटू डी का क्यूब, डी मतलब 4 की क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 से 16 गया, 8×2 8/पाई, 8/पाई। जहाँ पे भी 8 से रिलेटेड कोई ऑप्शन है उसको कर देंगे, मतलब 800 पाई है तो 800/पाई आंसर होगा इसका, पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर आपने बेसिक ऊपर ऊपर से सब चीज़ें देखी हुई है तो आपका जो टेक्निकल है वो 80 में से 80 भी आप ला सकते हो। कम हुए तो 75 आ सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते। तो अगर आपने एग्ज़ाम से पहले अपनी हैंडबुक पूरी अच्छे से कर ली, प्लस आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो, डेली आप फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, तो ये पेपर बहुत इजी है, DDA JEE आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। रही बात रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की, इसके अंदर आपको 10 में से 10 नंबर लाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। GS के अंदर आपके 2 3 4 नंबर भी आएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के अंदर जो भी कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे, जिसके जैसे कि जंबल वर्ड हो गए आपके, या फिर आपके पास सेंटेंस फ्रेमिंग का कुछ क्वेश्चन आ गया, जो बहुत बेसिक होंगे वो आपको करने हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स गलत भी हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 10-10 20 नंबर आपके यहाँ पे आएंगे, और टेक्निकल के अंदर आपको 65+ मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश और GS के अंदर कम भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश के अंदर 5-6 नंबर तो आपको लाने हैं, क्योंकि कॉमन सेंस वाले भी आते हैं। GS में भी थोड़े 1-2 क्वेश्चन नहीं आए आपको आते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, GS की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो मेन फोकस अपना टेक्निकल पे रखना है, पूरा होल आपको सिलेबस पढ़ के जाना है, ऊपर ऊपर से देख के जाना है, उतना भी कर लिया तो हो जाएगा सिलेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।